नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो भाई, उत्तर प्रदेश में हाथरस को लेकर के आपको वहां की सरकार ये बताना चाह रही है कि ये एक मामला है, इंतजार कीजिए, एसआईटी सॉल्व कर देगी। देखिए, सीबीआई को तो दे ही दिया हमने, अब क्या दिक्कत है? देखिए हम कितने पारदर्शी तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ये सब विपक्ष वाले ही हैं और ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये सारे बाहर के लोग कुछ समस्या क्रिएट करना चाहते हैं हाथरस में। आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बोल दिया कि उनके पास पूरी जानकारी है कि दंगे कराने की योजना थी। पिछले 5 दिन से जो हो रहा था वो एकदम दंगा कराने का कार्रवाई हो रही थी। उन्होंने जगह जगह एफआईआर भी दर्ज करा ली है, ऐसा उनका तर्क है। अब उनके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं है वो उसको बेहतर बता पाए। लेकिन इन सारी दलीलों के पीछे यूपी सरकार कहीं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग रही है। देखिए, बड़ा आसान होता है सरकारों के लिए यह बोलना कि वो देखो वो चोर, वो देखो वो गलत, वो देखो, अपने बारे में बात नहीं करेंगे। तो आज खबरों की खबर में हम आपको वो 4, 5, 6 मुख्य बिंदु बताएंगे जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। योगी सरकार पर कब बैठेगी जांच? खुद पर आप कब जांच बिठाएंगे भाई? सबसे पहली बात, अंधेरे में अंतिम संस्कार। रात के 2:30 बजे दाह संस्कार हुआ। यह हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ है। परिवार सुबह दाह संस्कार के पक्ष में था। अब वो तमाम बातें बोल रहे हैं, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो गई, रेप हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ। आपने जो किया है उसके बारे में बात कीजिए ना। दूसरा, मीडिया पर रोक टोक। पहले गांव में जाने से रोका और उसके बाद पत्रकारों का फोन टैप किया। इसका क्या एक्सप्लेनेशन देगी यूपी की सरकार कि आप जर्नलिस्ट का फोन टैप कर रहे हैं? आप जो बेचारे विक्टिम हैं उनका फोन टैप कर रहे हैं, परिवार का, पीड़िता के परिवार का आपने फोन टैप कर लिया। यह जायज है और उसके बाद उसको लीक भी कर रहे हैं आपकी मनपसंद वेबसाइट और चैनलों को। इसका जवाब कैसे कब देगी यूपी सरकार और इसका जांच कौन करेगा? तीसरा, परिवार को सुरक्षा नहीं, डर मिला। आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किस तरीके से धमकाया, वो तथाकथित कॉन्वर्सेशन हम लोगों के सामने है। पीड़ित परिवार को कहा कि आपका भी नार्को टेस्ट होगा। यह कहां तक जस्टिफाइड है भाई? चौथा, विपक्षी नेताओं से यह कैसा सलूक है? आप कुछ भी कह लें, ये एमपीज हैं, ये नेता हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आपने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। टीएमसी के नेताओं को आपने रोका, जयंत चौधरी पे लाठीचार्ज कर दिया और आज आप ही की पुलिस की मौजूदगी में संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के, उन पर स्याही फेंक दी गई। ये सब कैसे हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है भाई? ये सब किस तरीके से हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जांच कौन करेगा? अगला, दंगे की साजिश का आरोप। जातीय दंगे की साजिश हो रही है, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वेबसाइट बनी, विदेशी फंड आया। तो जैसे कि हमने आपको बताया था पहले ही कि संजय सिंह के ऊपर स्याही भी फेंक दी गई, उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है कि जांच होगी या नहीं, अपने पुलिस बल के बारे में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। अब बात करते हैं दंगे की साजिश का आरोप। जातीय दंगे की साजिश, योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बोला है। वेबसाइट बनी, विदेशी फंड आया, इन सब के बारे में बात हो रही है। लेकिन क्या प्रमाण है आपके पास? वो प्रमाण कब सामने आएगा? हम कदापि ये चीज नहीं बोल रहे हैं कि आप बरी कर दीजिए। अगर किसी के साथ, किसी के लिए या किसी के विरुद्ध कुछ अगर आपको सबूत हाथ लगे हैं, उनको सामने प्रस्तुत कीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कोई भी चीज हवाई नहीं होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, जातिगत संघर्ष का खतरा। पास के गांव में सवर्णों की पंचायत हो रही है, लेकिन आपने बाकी जगह पर धारा 144 लगा दी हाथरस में। पूर्व बीजेपी विधायक ने बैठक बुलाई, वो आपको, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। खुलेआम पुलिस के संरक्षण में आरोपी जो हैं उनको समर्थन मिल रहा है, वो जो मर्जी आए वो बोल रहे हैं, वो सब आपको मंजूर है। उसमें कोई दंगा नहीं हो रहा, उसमें कोई भड़का नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपके लोग हैं। और आपके विरुद्ध अगर कोई बोले तो भाई स्थिति खराब करने की एक कोशिश थी। तो आज यूपी सरकार अपने आप से ये सवाल पूछे और हम लोग ये तय करें कि
इन सब मुद्दों पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल अब हम यहां पर अपने कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गीता भट्ट, आप एक राजनीतिक सलाहकार हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ आमी बहन याग्निक हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी की, और आईपी सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता भट्ट, मैं आप ही से शुरू कर देता हूं, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो कुछ हद तक जो रूलिंग पार्टी है उससे मेल खाते हैं। गीता भट्ट, आप मुझे बताइए, ये 6 और 7 चीजें मैंने गिना दी जिस पर अभी यूपी सरकार जो है इस चीज पर चुप्पी साधे हुए। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। वो किस बारे में बोलेंगे? विपक्षी नेताओं के बारे में बोलेंगे, वो दंगे कराने की साजिश के बारे में बोलेंगे, वो एफएसएल की वो रिपोर्ट दिखाएंगे, पुरानी रिपोर्ट, जो कि खुद अलीगढ़ के सीएमओ कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट का हवाला नहीं लिया जा सकता, पुरानी थी। वो उस रिपोर्ट का हवाला लेकर के कह रहे हैं रेप हुआ ही नहीं। ऐसी बातें जो सूट करती हैं वो आप बोलेंगे, इन सब मुद्दों पर सरकार नहीं बोलेगी। गीता भट्ट, देखिए संकेत जी, जितने जो विषय, देखिए कई जगह कमियां रही हैं बिल्कुल, और कंसर्न है एक, और उन्हीं की यही कारण है कि एसआईटी बिठाई गई, और एसआईटी की जो प्राथमिक रिपोर्ट आई उसी के आधार पर जो है वहां के एसपी को और कुछ और पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं। देखिए गीता भट्ट, ये एसआईटी वाली बात आपने मुझे सैटरडे को भी बताई थी। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर मेन मुद्दा सीबीआई को जा सकता है तो ये वाला मामला क्यों नहीं निष्पक्ष जांच के लिए जा सकता? सीबीआई की मांग तो नहीं की थी परिवार ने, लेकिन सरकार ने दे दिया ना मामला सीबीआई को। नहीं, देखिए, तो अपने लोगों के खिलाफ जो जैसे 2:30 बजे रात में जो कार्रवाई हुई है, पुलिस वालों का और डीएम का जो हरकत रही है, रवैया रहा है, ये मामला क्यों नहीं जाता निष्पक्ष जांच के लिए? नहीं, देखिए, ये सब जब आपने एसआईटी को जांच दी है तो एसआईटी में जो कंडक्ट रहा है, जिस प्रकार से वहां के जो स्थानीय प्रशासन ने जो कार्य किया है उसको, वह इन सब मामलों को देखेगी कि कहीं लैप्स हुआ है। अगर जहां कमी हुई है, ये एसआईटी किसकी गया है, वहां भी उसको वो ध्यान में रखेंगे। मेरी ही एसआईटी, मेरी ही पुलिस और मेरे ही लोगों के खिलाफ क्या कभी कार्रवाई करेगी? जनता का भरोसा जीत पाएगी? देखिए संकेत जी, अगर न्याय व्यवस्था में आपको कहीं ना कहीं जो है एक उसके ऊपर आपको आस्था रखनी पड़ेगी, और मैं बता दूं कि ऐसा ही प्रकरण 2015 में भी हुआ था। तो फिर योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच को क्यों सौंपा? ये तो परिवार में किसी ने नहीं कहा था कि सीबीआई जांच दे दो। संकेत जी, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, आप मुझे समय तो दीजिए बोलने का, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे दो बातें, क्योंकि ये सारी वो बातें गीता जी जो कि आप 3-4 दिन से बोल रही हैं। जी हाँ, क्योंकि ये तथ्य है, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब आपने जो बातें करी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इस बात से कोई, लेकिन कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है गीता जी? लेकिन विषय ये भी है, एसआईटी अपने लोगों को कैसे दोषी ठहरा देगी? मैं आप ही को सुन लूं पहले, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बीच में बोल रही हूँ, आवाज आ रही है, तो मैं मतलब अब या तो मैं बोल लूं। आमी बहन याग्निक के पास जाता हूँ, और आईपी सिंह जल्दी से कुछ ओपनिंग कमेंट्स उनसे भी ले लें। देखिए क्या वो घुमा फिरा के वहां भी हुआ इधर भी हुआ, वैसी बात नहीं करनी गीता भट्ट जी। आज सीधे सीधे मैं पॉइंटेड सवाल लेकर के आया हूँ, उसका अगर कोई जवाब दे दे तो गनीमत, नहीं तो फिर अब क्या करें? अमी बहन याग्निक, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए कोई जवाब कैसे दे सकता है संकेत? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? पहले कार्रवाई होने देगी, नहीं तो फिर भाई जज भी हमें वही, आप फैसला जो इतनी भीड़ जमा करी तो फिर आपने सीबीआई को क्यों सौंपा? फिर आपकी सरकार कर लेती इन्वेस्टिगेशन, किसी ने मांग की नहीं, कुछ नहीं की, सीबीआई को आपने सौंप दिया। आमी बहन याग्निक और आईपी सिंह, मेरे पास समय कम है थोड़ा सा, वहीं पे आप जो है आमी बहन याग्निक, संकेत जी, आमी बहन याग्निक, संकेत जी, ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि जो कर्तव्य था सरकार का, जो काम था सरकार का, जो काम था पुलिस का, एक निष्पक्ष जांच इन्वेस्टिगेशन को, एक हादसा हुआ है, एक लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, वो लड़की डाइंग डिक्लेरेशन देती है, उसके बाद उसका इमीडिएटली जो करना था प्रोसीजर लॉ में वो नहीं किया है, ऊपर से वो लड़की को आपने क्रीमेट कर दिया आधी रात को, ना फैमिली को बताया, और आज आप ऐसी बातें करते हो कि बाहर वालों का हाथ है। ये आप ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रही हैं आमी बहन याग्निक जी। आपका ये मानना है कि ये क्लीन अप एक्ट है
कि कोई सबूत ना रह जाए, कोई सवाल ना पूछ दे, इस वजह से उसका दाह संस्कार कर दो, जला दो। संकेत जी, क्लीन अप एक्ट नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है। उनको ये बताना है कि हमने तो सब कुछ किया, पर ये सब डाइवर्स करने के लिए, पूरे मुद्दे भाई मैं तो मानवाधिकार का उल्लंघन मानता हूं इसको। आईपी सिंह, मैं आपको अब न्योता देना चाहता हूं। आईपी सिंह, आपको लगता है कि अपने लोगों के विरुद्ध जो मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप लगा है, उसकी जांच आप अपनी ही प्यारी सी एसआईटी से कराना चाहते हैं? वो मामला आप सीबीआई या किसी निष्पक्ष एजेंसी को नहीं देंगे और फिर बोलेंगे कि भाई न्यायिक व्यवस्था पे आप भरोसा कीजिए। तो न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करते तो वो भी मेन मामला भी सीबीआई को देने को जरूरत नहीं थी। आपको याद होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया तो सबसे पहले एसआईटी बनी। तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट जहां भी है उत्तर प्रदेश के साथ देश में, तो सबसे पहले ये एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार का, बीजेपी का एक खिलौना है। और आपको विक्रू कांड याद होगा, उसकी एसआईटी बनी थी, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी सबसे पहला कोविड देश का घोटाला उत्तर प्रदेश गाजीपुर में हुआ, उस पर भी एसआईटी बनी, उसकी कोई लीपापोती हो गई है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें पता है कि क्या हालात हैं। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सरकार है और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति है। बीजेपी जब भी घिरती है संकेत जी, तो बीजेपी को पाकिस्तान याद आता है, बीजेपी को भारत और पाकिस्तान के नारे याद आते हैं, हिंदू मुसलमान याद आता है। नहीं आईपी सिंह जी, मेरा सवाल दूसरा है। वो कुछ भी डाइवर्जनरी करें, लेकिन देखिए ऐसा है, ये विफलता विपक्ष की भी है कि आप ये मुद्दे नहीं उठा पाए। आप मुझे बताइए कि कहां समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने ये वाले मुद्दे उठाए कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है? एनएचआरसी पर डेलीगेशन लेकर के गई कोई पॉलिटिकल पार्टी? लेट मी रिवील समथिंग। मुझे कुछ बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं जिस पर ये बात पूरी तरह दब गई है। इस मामले को सबसे पहले 20 तारीख को बीइंग ए स्पोक्स पर्सन आईपी सिंह मैंने उठाया और रोहिणी सिंह पत्रकार है दिल्ली से, उन्होंने उठाया। हम दोनों के ट्वीट है। और जैसे इस मुद्दे को हमने उठाया तो 22 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस आई और उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में माहौल खराब कर रहे हैं और हमारे ऊपर और रोहिणी सिंह के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दिया। हमें दबाने का काम किया। मतलब कहने का ये है कि जो हाथरस की बेटी पे बहुत लोगों ने अपना लगातार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और पत्रकार हैं जिन्होंने ट्विटर पर अपना एकदम बिल्कुल कुटीर उद्योग खोला हुआ है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि एक राजनीतिक दल होने के नाते आप में से कितने लोग गए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? अगर एफआईआर हो जाए, इस मैटर को हम रेज कर दें, तो ये कुटीर उद्योग नहीं हो सकता। सवाल ये है कि हमने तो लखीमपुर में जो मासूम बेटी थी जिसके साथ रेप करने के बाद उसकी जीभ एनएचआरसी गए क्या? आंख फोड़ दी गई, हत्या हो गई। हमने तो उस मैटर को भी उठाया। मानवाधिकार का उल्लंघन है। बलरामपुर गया, हमारा डेलीगेशन बनारस गया, हमारा डेलीगेशन कानपुर गया। आमी बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक सांसद हैं, आप मुझे बताइए, आप इसको मानवाधिकार का उल्लंघन मानती हैं या नहीं? और अगर मानती हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में क्यों नहीं गई अभी तक कोई पार्टी? एनएचआरसी में आपने क्यों नहीं गए? अदालतों में क्यों नहीं गए? संकेत जी, मेरा बहुत एक बड़ा अहम प्रश्न है कि एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे कायदे में इनको खुद सुओ मोटो लेना चाहिए था। सुओ मोटो पावर्स अपने आप वो कब आएंगे? उनका दायित्व बनता है कि वो सुओ मोटो एक कॉग्निजेंस ले और ये इसका आवाज उठाए। हर बार आप ऐसा कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी से सारी जाके आई, सब पे केस कर दिया। तो आप इतना समझो कि यूपी गवर्नमेंट, योगी सरकार क्या छुपा रही है, ठीक है। मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन आईपी सिंह, आमी बहन याग्निक और गीता भट्ट, देखिए सीधी सी बात है जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन था। कहने का मतलब यह है सीधे सीधे कि वो सारी चीजें जिससे कहानी आपके फेवर में हो जाए, सरकार उसके बारे में बात करती है, और उसके अलावा अगर कोई बात करे तो माहौल बिगाड़ना, भ्रमित करना, यह बोला जाता है। लेकिन वो सारे मुद्दे जिसमें मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उस पर एक भी एजेंसी जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले भी सकते हैं, वो भी एजेंसी नहीं बोल रही है और उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, राजनीतिक दल भी नहीं पूछ रहा है। आप फोर्स कीजिए ना,
सब लोग अगर अपना अपना काम करें तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो बिहार में एनडीए की एक अजीब सी खिचड़ी हो गई है, रायता फैला हुआ है, क्योंकि एलजेपी कहती है वो बीजेपी के साथ है और अलायंस में भी है, लेकिन जेडीयू के साथ नहीं है। जेडीयू कहती है मैं बीजेपी के साथ हूं और अलायंस में हूं, लेकिन एलजेपी के साथ नहीं हूं। और सब लोगों से अगर आप बात करें तो ये बोलेंगे हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? इसी सब के बीच में खबर आई है कि जेडीयू और बीजेपी का सीट शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया है। 121 और 122 का फॉर्मूला है, लेकिन लोजपा ने पहले ही कह दिया है कि वो करीब 140 सीटों पर लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे? मोदी की फोटो इस्तेमाल करके लड़ेंगे या नहीं? और अगर ये कल तय हुआ कि नहीं इस्तेमाल कर सकते तो अलायंस का क्या होगा? ये सारे सवालों का जवाब शायद कल मिल जाए।